टॉप स्टोरी के इंटरव्यू में आज हम मिलवाने जा रहे एक ऐसी शख्सियत से जो एक काबिल वकील होने के साथ साथ एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी है। आप है संजीव नसीर, जो दिल्ली बार एसोसिएशन 30 हजारी कोर्ट के अध्यक्ष होने के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के को चेयरमैन भी है। संजीव जी 3 दशक से वकालत के पेशे से जुड़े हैं और बार एसोसिएशन के अलावा वर्तमान में आम आदमी पार्टी के लीगल सेल की भी जिम्मेदारी देख रहे हैं। तो देखिए वरिष्ठ पत्रकार राकेश रावत की संजीव नसीर से खास मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात दिल्ली के एक ऐसे जाने मानी शख्सियत से करवाएंगे जो पेशे से वकील हैं और दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलू। जी वकील साहब, अब आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे आप इस वकील के जीवन में आए और आपने कैसे संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँचे। कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं 1988 से वकील हूँ दिल्ली में, और 1988 से पहले की जितनी भी मेरी एजुकेशन थी वो दिल्ली से बाहर की थी। क्योंकि एजुकेशन जब बाहर से होती है तो दिल्ली में जब आप आते हो तो दिल्ली में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी नाते मैंने भी अपने जीवन की जब शुरुआत की तो दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में लॉयर इनरोलमेंट होने के बाद मैंने 30 हजारी में कदम रखा। और 30 हजारी उस टाइम पे बहुत बड़ी कोर्ट होती थी। 30 हजारी पूरी दिल्ली की सिविल कोर्ट वहीं चलती थी, पूरी दिल्ली के अंदर दूसरी कोर्टें नहीं बनी थी। तो वहाँ 1 लाख से ज़्यादा फुटफॉल था उस टाइम पे। तो मैंने 1988 से अपनी जर्नी स्टार्ट की। उसके बाद 1997 तक 1997 तक मैंने अपने प्रोफेशन पे ध्यान दिया। 1997 में मैंने पहली बार बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा और वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई 97 से 2000 तक मैं एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे रहा। उसके बाद 2003 से 2006 तक, फिर उसके बाद 2008 से और 2012 तक सेक्रेटरी रहा। उसके बाद 2014 से 2017 तक प्रेसिडेंट रहा। 2019 से अभी मैं कंटिन्यू प्रेसिडेंट की पोस्ट पे भी हूँ। और उसके साथ साथ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में भी मैं 2018 से इलेक्टेड मेंबर हूँ और बार काउंसिल में को चेयरमैन भी हूँ। ये तो रही बात कोर्ट की राजनीति की। अब असली राजनीति में आप बीजेपी में रहे, उसके बाद आप पार्टी में आए, तो इसका ये सफ़र कैसा रहा आपका? देखिए, मैंने अभी तक जो भी पॉलिटिकल पार्टी में भी काम किया, भाजपा में मैंने बहुत लंबे टाइम काम किया। अब आम आदमी पार्टी का मैं पूरी दिल्ली का लीगल सेल का अध्यक्ष हूँ और उसके साथ साथ मैं नॉमिनेटेड काउंसलर भी सीएम साहब ने बनाया और पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ। लेकिन क्योंकि भाजपा में बहुत लंबे टाइम काम किया मैंने, मेरी राजनीति का मेन जो सेंटर है वो लॉयर्स के वेलफेयर को लेके मैंने काम किया। मैं अपने पूरे रिजीम में जब सेक्रेटरी था बार के अंदर, 30 हजारी कोर्ट आपने देखी होगी। 30 हजारी कॉम्प्लेक्स एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। दिल्ली बार एसोसिएशन पूरे कंट्री की और पूरे एशिया की सबसे ओल्डेस्ट बार है और सबसे लार्जेस्ट बार है। उस नाते मेरे पास वहाँ पे काम करने के बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। 2003 से पहले दिल्ली बार के पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर 30 हजारी में लॉयर्स को बैठने का बहुत प्रॉपर स्थान नहीं था। वहाँ पे कोई एयर कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। छोटे छोटे चैम्बर्स थे, उसमें भी एयर कंडीशन नहीं होते थे। बार रूम्स थे, बार रूम्स के अंदर पे प्रॉपर बैठने की कोई स्थान नहीं थे। डस्ट में वकील बैठते थे, लिटिगेंट्स आते थे, उनके पास पीने का पूरा प्रॉपर तरीके साधन नहीं होता था। यूरिनल्स बहुत ऐसे भी हालत में थे। तो मैंने एक एजेंडा लिया कि बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट इन कॉम्प्लेक्स, उसके तहत मैंने बहुत काम किया कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद मैंने पैरेलली, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था, तो मेरा एक सपना था कि क्या कभी लॉयर्स कम्युनिटी को लेकर कोई ऐसी स्कीम्स आ सकती हैं क्या जिससे हम लोग फाइनेंशियली सोशली सिक्योर्ड हो सकते हैं, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे डिपेंडेंट क्या सिक्योर्ड हो सकते हैं। इस सपने को लेके मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहा था। तो भाजपा में भी अलग अलग प्लेटफार्म, अलग अलग जिम्मेवारियों के तहत मैंने हमेशा मांग उठाई कि आपको ये काम करना चाहिए। साहिब सिंह वर्मा जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ मैंने काम किया। उनकी एक एनजीओ थी, उस एनजीओ के अध्यक्ष के रूप में मैंने ग्रामीण स्वाभिमान, जिसने गुजरात में बहुत बड़ा सोशल एक रिहेबिलिट
रिहेबिलिटेट करने का काम किया। 2-3 गाँव को वहाँ जब एक बड़ा त्रासदी आ गई थी, अर्थक्वेक आ गया था उस टाइम पे मैं अध्यक्ष था उस संस्था का, तो उनके पास भी मैं बार बार ये बात कहता था कि सर आप कुछ भी करके लॉयर्स और लॉयर से जुड़ी हुई जितनी फर्टिनिटीज़ हैं, बाकी प्रोफेशनल्स हैं, उनको फाइनेंशियली सिक्योर्ड और सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन भाजपा में प्रेजेंट लीडरशिप के दौरान मेरे को ऐसा लगा कि हालात जो हैं वो ग्राउंड पे काम करने के नहीं हैं। देश को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वायदे करके आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन 2019 में जब मैं बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहा था प्रेसिडेंट का, उस टाइम पे आपको ध्यान होगा एक बहुत बड़ी घटना हुई। हमारे यहाँ लॉकअप पे एक क्लैश हो गया था पुलिस के साथ, और उसके अंदर एक लॉयर को गोली लगी थी, और वो लॉयर फॉर्चुनेटली मेरे चैम्बर से था, मेरा अपना जूनियर था वो लड़का। उस लड़के को बाय ग्रेस ऑफ गॉड उसकी जान बच गई, अदरवाइज़ उसको जिस तरीके से चेस्ट के अंदर गोली लगी थी तो कोई चांस नहीं था उसको बचने का। उस टाइम पे पार्टी ने एक तरफ से पूरी लीगल फर्टिनिटी को अलग थलग करके और दिल्ली पुलिस के साथ दिया। वहाँ से बहुत गुस्सा और नाराज़गी बढ़ गई, और बढ़ने के वजह से क्योंकि लॉयर के लिए जितने भी वेलफेयर के इश्यूज़ थे उन पे भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। हम लोग बार एसोसिएशन को लेके जितनी भी बातें हम डिमांड उठाते थे उस पर भी काम नहीं होता था। तो उस गुस्से के तहत हमारे को लगा कि कोई लीडर तो ऐसा होना चाहिए जो हमारी सुने। तो अरविंद केजरीवाल जी उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल जी को ये डिमांड हमारे बहुत सारे लीडर्स लेके वहाँ पे जाते थे, उन्होंने एश्योर किया था। और मैंने भी जब अरविंद केजरीवाल जी से प्रेसिडेंट जीतने के बाद पहली मुलाकात की तो उनको एक ही बात रखी कि सर हम चाहते हैं कि आपने जो वकीलों को वायदा किया है कि आप कैशलेस मेडिकल स्कीम देंगे और आप टर्म इंश्योरेंस देंगे, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं 100% करूँगा। उसके तहत मैंने भाजपा को छोड़ के और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आपने 2014 से लेकर 2022 तक लगभग लगातार प्रेसिडेंट रहे हैं। क्या बदलाव किए हैं, और ये जो आप एसोसिएशन का किस तरीके से काम करती है कोर्ट के अंदर, क्या चुनौतियां होती हैं, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, बार एसोसिएशन लॉयर्स के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, और लॉयर्स के वेलफेयर में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे कि इनरोलमेंट के बाद जब प्रैक्टिस में लॉयर आता है तो आपको मालूम है कि दिल्ली का जो जोग्राफिया है उसमें मेजॉरिटी लोग बाहर से आके और यहाँ पे अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस और अपना जॉब करते हैं। तो हमारी फ्रेटर्निटी में भी मेजॉरिटी लॉयर्स बाहर से आके यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा होता है। तो उसी चीज़ को लेके एसोसिएशंस बहुत बड़ी मदद करती है। जैसे जब लॉयर इनरोलमेंट के बाद आता है तो उनको बैठने के लिए कोई स्थान चाहिए, वो बार एसोसिएशन प्रोवाइड करती है, हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। 1000 लॉयर्स को हम एयर कंडीशन हॉल बार रूम्स बना रखे हैं, उसमें बिठाते हैं, उनको हमने अपग्रेड भी किया है। लॉयर्स को अगर इनिशियल स्टेज पे कोई एजुकेशन की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है लेटेस्ट लॉ पे, उसके तहत हम सेमिनार्स करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, अपने सीनियर मेंबर्स को रिक्वेस्ट करते हैं, जजेस को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वो आएँ और लेटेस्ट लॉ के बारे में उनको एजुकेट करें। इस तरह के सेमिनार्स हम करते हैं। यंग लॉयर्स को जो काम कहाँ से मिलेगा, कैसे आप पैनल लॉयर बन सकते हैं, कैसे DLSA के वकील बन सकते हैं, कैसे मीडिएटर बन सकते हैं, उनको हम मार्गदर्शन करते हैं। उसके साथ साथ लॉयर्स को टाइम टू टाइम कहीं फाइनेंशियल, जैसे कोविड के दौरान हम लोगों को, मैं मानता हूँ ऐसी त्रासदी हमारी इस सदी में तो मैं नहीं समझता कि कभी दोबारा हमने फेस करनी पड़ेगी। हर जीव हर तरीके से परेशानी से ये 2-2.25 साल गुजरे हैं और अभी भी वो परेशानी टली नहीं है, खतरा टला नहीं है। तो एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों ने उन लॉयर्स के परिवारों को, उन लॉयर्स को बहुत बड़ी मदद टाइम टू टाइम की है। तो कुल मिला के जो वेलफेयर से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं वो हम एसोसिएशन लेवल पे डील करते हैं। साथ में एक बार काउंसिल बॉडी है जिसमें मैं को चेयरमैन हूँ। बार काउंसिल हम लोगों के ऊपर एक डिसिप्लिनरी बॉडी है। हम लोगों को लाइसेंस भी बार काउंसिल दिल्ली देती है, लेकिन अगर हम लोगों के खिलाफ अगर कोई लिटिगेंट की शिकायत है, किसी क्लाइंट की शिकायत है, अभी मैंने लॉयर एंगेज किया और वो प्रॉपर सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हम लोग लेते हैं। आप एक काबिल वकील भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक राजनेता भी हैं। आपने अभी कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। क्या विचारधारा सोच के आपने ज्वाइन किया, और अब आप पार्टी की मजबूती को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं?
मेरे को माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जब पार्टी मैंने ज्वाइन की थी तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि संजीव, मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी का लीगल सेल मजबूत बने। आज मैं विश्वास से आपके साथ एक बात शेयर कर सकता हूं कि दिल्ली के अंदर सबसे मजबूत लीगल सेल आम आदमी पार्टी का है। हमने पिछले नवंबर 2021 में एक बड़ा सम्मेलन किया था जिसमें कई हज़ार वकील उसमें सम्मिलित हुए थे और हम लोग एरिया में जाकर फ्री लीगल सर्विसेज देते हैं पार्टी की तरफ से, और पार्टी को के साथ साथ समाज में जो भी इरेगुलरिटीज़ जिस तरीके से मैंने अरविंद केजरीवाल जी से प्रभावित 2-3 बातों से मैं हुआ कि वो ज़मीनी बातें करते हैं। आज एक आम आदमी के लिए अगर कोई फैसिलिटीज़ किसी भी स्टेट ने दी है तो वो दिल्ली ने सबसे पहले दी है। दिल्ली के अंदर आज सबसे सस्ती बिजली है, उसमें रिबेट भी दी जाती है, छूट भी दी जाती है और कुछ माफ़ी भी दी जाती है। पानी सबसे सस्ता है। आप देखेंगे डीटीसी में बसेस में फीमेल्स को फ्री सर्विसेज दी जाती हैं। उसके बाद इतनी सारी सर्विसेज के बावजूद कोई टैक्स नहीं बढ़ा है। उन सब के बावजूद प्रॉफिट का बजट है, तो इसका मतलब ऑनेस्ट गवर्नमेंट है, ईमानदार सरकार है। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर वो जाति पाति की बात नहीं करते हैं, धर्म की बात नहीं करते हैं, ज़मीनी समस्याओं की बात करते हैं। आज हॉस्पिटल्स को देखिए आप दिल्ली के, आज दिल्ली के स्कूल्स को देखिए। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरी प्राइमरी सरकारी स्कूल से, मिडिल प्राइमरी स्कूल से है, सरकारी स्कूल से। हमारे टाइम पे जो स्कूल का स्टैंडर्ड था वो बीच में बिल्कुल गिर गया था। आज मजबूरी में भी दूसरी स्टेट्स के अंदर बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन दिल्ली का परसेप्शन बदल दिया है। मैं तो मानता हूँ कि इससे बड़ा काम सरकारों को सिर्फ 2 काम करने चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन। उस पर अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के इसी काम की वजह से आज पंजाब की जनता ने जिताया है और आने वाला कल अरविंद केजरीवाल जी का है। देश का भविष्य अरविंद केजरीवाल जी है, ये मेरे को विश्वास है, इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा। पिछले काफ़ी समय से कोर्ट की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रोहिणी गोलीकांड हो, कड़कड़डूमा हो, 30 हज़ारी में कई बार हमलों के भी मुद्दे सामने आते रहे हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर आपने क्या उपाय किए हैं, क्या प्रयास किए हैं? आपकी एसोसिएशन ने अब तक क्या कोशिश की है इसमें? देखिए, एसोसिएशन लेवल पे क्योंकि ये सिक्योरिटी को लेके अभी सुप्रीम कोर्ट लेवल पे एक कमेटी बनाई गई है दिल्ली के सभी कोर्ट्स को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपने मेरे से पूछा और बहुत चिंता की बात भी है कि हम लोगों की सिक्योरिटी क्या है, वहाँ पे लिटिगेंट्स की सिक्योरिटी क्या है। क्योंकि हार्ड एंड क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर आते हैं, वो हार्ड एंड क्रिमिनल्स को जो विटनेसेस आते हैं उन विटनेसेस को लेकर वहाँ पे गैंग वॉर, जितना भी द्वारका और रोहिणी और कड़कड़डूमा के जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो सारे इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि वो कोई रैंडमली अटैक नहीं हुए हैं, वो बहुत सोची समझी और पूरी प्लानिंग से इस तरीके के अटैक होते हैं। तो इस तरह की उसमें हालात में लॉयर्स की क्या सिक्योरिटी है, जजेस की क्या सिक्योरिटी है, बाकी स्टाफ्स और जो मीडिया के पर्सनल्स आते हैं उनकी भी क्या सिक्योरिटी है, तो उसको लेके हम बहुत चिंतित भी हैं और हम लोगों ने कुछ डिसीजन और स्टेप्स लिए भी हैं सरकार से मिलके। और उसमें हम तो चाहते हैं कि भी और भी ज़्यादा थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़े। उसमें हम लोग डे टू डे लेवल पे हर कोर्ट में अलग अलग तरह की डिसीजन लेते हैं। अभी पिछले कुछ समय से मीडिया में काफ़ी चीज़ें आई हैं सामने कि पुलिस और वकीलों के बीच आपस में झगड़ा हुआ, कड़कड़डूमा में भी हुआ, 30 हज़ारी, रोहिणी, काफ़ी ये सूचनाएं आती रहती हैं, समाचार आते रहते हैं। क्या पुलिस और वकीलों के बीच सामंजस्य नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है? ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं और आज के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो कोर्ट्स के अंदर पुलिस, मीडिया, लॉयर्स, जजेस, इनका बहुत रेगुलर फ्रिक्वेंटली वहाँ पे पहुँचना जाना ज़रूरी भी है क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल है इस सिस्टम के। तो उसमें इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं इसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूँ। किसी लेवल पे, चाहे वो लॉयर्स के लेवल पे या पुलिस के लेवल पे, जितनी भी ज्यादतियाँ हैं वो ज्यादतियाँ बीच बीच में इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। और अभी बार काउंसिल दिल्ली लेवल पे हम लोगों ने कमिश्नर दिल्ली पुलिस से मिलकर एक ऐसी व्यवस्था को शुरू किया है जिसमें जॉइंट कमिश्नर लेवल पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें सभी DCPs उसके मेंबर हैं और हम बार काउंसिल के मेंबर उसमें हैं कि कहीं पर भी लॉयर्स और पुलिस के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी क्लैश होता है तो वो कमेटी इमीडिएटली इंटरवीन
करती है और उसको आगे फ्यूचर में वो ना बढ़े, उसमें टाइम टू टाइम क्या डिसीजन होने चाहिए उस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हर साल लगभग हज़ारों लड़के लॉ करके प्रैक्टिस करते हैं, नए वकील आते हैं, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है। इन नए वकीलों के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? देखिए, मैं जैसे मैंने बताया कि 1988 में मैं जब दिल्ली में आया था तो बिल्कुल अकेला आया था, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं था। ऐसे में मेरे को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि एक नए वकील को किस किस तरह की दिक्कतें यहाँ पे दिल्ली में महसूस होती है और प्रोफेशन में महसूस होती है। तो उस चीज़ को लेके नए जितने भी लॉयर्स आते हैं उन लॉयर्स के लिए हम क्या क्या मदद कर सकते हैं और क्या क्या उनको दिक्कतें आई, उन दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा प्रयासरत हमारी एग्जीक्यूटिव और हमारी टीम और सभी एसोसिएशंस, क्योंकि आज तो दिल्ली में नंबर ऑफ़ एसोसिएशंस भी ज़्यादा हैं। और हम आपको अपडेट कर दें, पूरी दिल्ली में एसोसिएशंस तो बहुत हैं, लेकिन पूरी दिल्ली की एसोसिएशंस का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है जिसका मैं खुद भी चेयरमैन भी रहा हूं। और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम ही ये है कि हमारे किसी भी साथी को, नए एंट्रेंट को किस तरह की सुविधाएं, किस तरह की फैसिलिटीज़ किसी भी लेवल पे चाहिए, उन सबको हम उनको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। कोरोना काल में जब कोर्ट बंद थे, वकीलों की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी, तो आपने और सरकार ने मिलकर कुछ ऐसे कदम उठाए कि क्या वकीलों को कुछ मदद मुहैया की जाए या फिर उनके साथ कोई आर्थिक उनको सहायता दी जाए? कोविड के दौरान हमारी फ्रेटर्निटी में बहुत बड़ा ह्यूमन लॉस हुआ। करीब 450 के आसपास हमारे कुलीग्स, जिसमें हमारे बहुत अच्छे एस्टेब्लिश लीडर बार काउंसिल दिल्ली के 2 हमारे साथी, एक सीनियर साथी जगदेव जी और एक बहुत यंग मेंबर विजय सौंदी जी, वो नहीं रहे। मेरी अपनी एग्जीक्यूटिव 30,000 के एक मेंबर, सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव थे अमरजीत जी, वो नहीं रहे। और ऐसे करीब 450 से ज़्यादा पूरी दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट से लेके और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बहुत साथी जाने के का हमारे को बहुत ही कष्ट है। लेकिन हमने बार काउंसिल लेवल पे, दिल्ली सरकार लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे फाइनेंशियली मदद की। करीब 27 करोड़ रुपया हमने बार काउंसिल दिल्ली से, हमारे पास अपना जो कॉर्पस ऑफ फंड है उससे अपने लॉयर्स की अलग अलग तरीके से हमने फाइनेंशियली हेल्प भी की। कोविड हुआ तो कोविड में अलग तरीके से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हेल्प चाहिए थे वो भी हमने किया, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी इस वेलफेयर स्कीम, जो सीएम वेलफेयर स्कीम जो चल रही है, उसके मेंबर नहीं बन पा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि दिल्ली सरकार की एक कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो दिल्ली के सिटीज़न को ही उस स्कीम का पार्ट बन पा रहे हैं। जो एनसीआर में हमारे साथी रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, गाज़ियाबाद में रहते हैं, हरियाणा सोनीपत, पानीपत और इधर गुड़गांव, फरीदाबाद सराउंडिंग में जो रहते हैं, वो इसके मेंबर नहीं बन पाए। उनको हम लोगों ने मदद की। और जो मेंबर दिल्ली के हैं उनको 10 लाख रुपए टर्म इंश्योरेंस डेथ पे उनके परिवार को मदद हुई, और 5 लाख रुपए तक का मेंबर और मेंबर की जो फैमिली है, तो दोनों में कई हज़ार साथियों को वहाँ से मदद मिली, कई हज़ार परिवारों को मदद मिली। और बार काउंसिल और दिल्ली सरकार बिल्कुल तत्पर हैं कि भी इस तरह की मदद आगे भी कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी। अब आते हैं राजनीति पे। आप पार्टी के काउंसलर भी रहे हैं, और क्या अगर पार्टी आपको आने वाले समय में विधायक और एमपी का इलेक्शन लड़वाती है या फिर आप मन बनाते हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने अपनी 34 साल के कैरियर में अपने लॉयर फ्रेटर्निटी में मांगा है जो भी मांगा है, कभी मैंने किसी लीडर से नहीं मांगा। मैंने भाजपा में काम किया, वहाँ पे मैंने कभी कोई दावा नहीं किया, कोई मांगा नहीं। अभी केजरीवाल जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी में, उन्होंने मेरे को पार्टी का प्रवक्ता भी बना रखा है, नॉमिनेटेड काउंसलर भी मैं रहा, अभी लीगल सेल को भी देख रहा हूँ, और मैं इससे बहुत सेटिस्फाई हूँ और मेरे को पूरा भरोसा है अपने नेता पे। मेरे नेता जो भी मेरे को जिम्मेवारी देंगे, मैं उस जिम्मेवारी को सहर्ष एक्सेप्ट करूँगा, और जो आज मेरे पास जिम्मेवारी है उसको मैं ईमानदारी से अपनी क्षमताओं के आधार पे अपने दोस्तों को साथ लेकर पार्टी को और संगठन को मजबूत करेंगे और समाज के लिए काम करेंगे। आप एक सक्सेसफुल वकील भी हैं, आप एक राजनेता भी हैं, दोनों पारी आपने खेली हैं। कौन सी पारी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, क्या राजनेता की या वकालत की?
देखिए, मैंने अभी तक राजनीति जो बहुत एक्टिवली की है वो क्योंकि लॉयर्स की है। तो वकीलों के बीच में जब आप अपनी सर्विसेज, सोशल सामाजिक सर्विसेज देते हैं तो प्रोफेशन पे बहुत लंबा चौड़ा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कोर्ट में रह के अपने साथियों के लिए काम करना होता है। तो इसलिए अभी तक तो मेरे को अपनी जर्नी से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मेरे को प्रोफेशन में भी, परिवार को भी, अपने लॉयर्स परिवार को भी मैं पूरी तरीके से समर्पित और समय देता हूं। और मैं ये दुआ करता हूं भगवान से कि मेरे लास्ट सांस तक मैं अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसे ही काम करता रहूं। आप अपने वकील साथियों, नए आने वाले वकील जो छात्र हैं जो लॉ पास करके प्रैक्टिस करने की कोशिश में हैं, या फिर आप अपने एसोसिएशन के दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सभी साथियों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये पिछले 2-2.5 साल हमारे लिए पूरे वर्ल्ड में किसी भी प्रोफेशन को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि हमारे प्रोफेशनल को और हमारे साथियों को हुआ। इससे हम उभरें और हम इकट्ठा होकर, क्योंकि हमारी पहचान पूरे समाज में एक यूनिटी की है। एक अगर यूनिटी की कहीं पे भी कसम खाई जाती है तो सबसे पहले वकील समाज की खाई जाती है। और इस वकील समाज को और बुलंदियों पे लेके जाने की हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और इस प्रोफेशन को दिन दुगनी चार चौगनी आगे तरक्की मिले, समाज के लिए हम काम कर पाएँ, यही मेरा संदेश है सभी साथियों को। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव नस्यार साहब कि जिस तरीके से आपने वकालत में सफलता प्राप्त की है, आप राजनीति में उतनी ही सफलता प्राप्त करें। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली।